हाय, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आफ्टर एमबीबीएस और आफ्टर एमडी एमएस आप कितना पैसा कमा सकते हो। मैं बात नहीं कर रहा हूँ सुपर स्पेशलिटी की। सुपर स्पेशलिटी में आ जाता है कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जन या फिर आपका न्यूरो सर्जन। ठीक है, तो वो सुपर स्पेशलिटी हो गई, डेट इज़ अ डिफरेंट केस। मैं बात कर रहा हूँ एमबीबीएस और एमडी के बाद। आफ्टर एमबीबीएस कितनी सैलरी रहेगी और आफ्टर एमडी या एमएस कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। अच्छा, और एक और चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपने भी कुछ सैलरी के बारे में सुना होगा, या हो सकता है आप एमबीबीएस कर रहे हो या एमडी कर रहे हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके करेक्ट करना या बताना क्या मैं सही हूँ या नहीं, या फिर आपने क्या सुना है, आपने जो सुना है क्या वो सही है। तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, तो इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मैं अपने सराउंडिंग एरिया में देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, उससे कम कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का डेटा नहीं है मेरे पास, दिल्ली एनसीआर का डेटा है थोड़ा बहुत। ठीक है, और मैं आपको फैक्ट चेक देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको शौक सा लगे कि यार ये क्या है, इतनी कम सैलरी या फिर इतनी ज़्यादा सैलरी, ऐसा कुछ शौक लग सकता है ना। तो इस वीडियो में बने रहें, एंड ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारे लोग वीडियो जो है बीच में बंद कर देते हैं, जिससे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस के बाद क्या सैलरी रहती है। तो देखो यार, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी उसके बाद ये बोला जाता है कि एमबीबीएस के बाद आप जेआरशिप करोगे और पीजी कर लोगे तो एसआरशिप करोगे ठीक है, ये होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जेआरशिप और एसआरशिप ही करो। वो तो जॉब का टाइटल होता है, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट, वो भी मोस्टली गवर्नमेंट के केसेस में। ठीक है, प्राइवेट के केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि एमबीबीएस के बाद सिर्फ जेआरशिप ऑप्शन नहीं होता है। जेआरशिप एक है चीज़, ठीक है, लेकिन अलग चीज़ होती है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि कितना टाइप के जॉब्स होते हैं। सबसे पहला जो जॉब होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट में, तो एक तो जेआरशिप वगैरह हो गया, ये होता है। दूसरा आपका मतलब कि किसी स्टेट गवर्नमेंट अपना निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आर्मी वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। फिर आ जाती है प्राइवेट जॉब्स, फिर आ जाता है प्राइवेट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब आपने बात कर ली कि भाई 2 घंटे में यहाँ बैठूंगा वहाँ बैठूंगा, तो वो शेयरिंग बेसिस पे होता है, उसमें सैलरी नहीं मिलती है। और आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर जॉब नहीं करते हैं तो कितना कमा सकते हैं, एंड वो क्या इंस्टेंट इतना पैसा आता है। तो देखो, आफ्टर एमबीबीएस आपको जो सैलरी ऑफर की जाती है, ठीक है, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो 50,000 से, एज अ फ्रेशर बात कर रहा हूँ मैं, और पहले 2 साल तक आप बात कर सकते हो, 50,000 से 80,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी ऑफर होती है। उससे ज़्यादा ऑफर नहीं होती है, बट उसमें आपसे काम बहुत लेते हैं। वो लगभग 17-18 घंटे काम ले लेते हैं, कोई ऑफ नहीं होता। एक तरीके से होता है ऑफ, ऑन पेपर होता है, बट कई इमरजेंसीज होती है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है ना। तो सो कॉल्ड बहुत वर्क लाइफ बैलेंस उतना खास नहीं होता है आफ्टर डूइंग एमबीबीएस। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या जॉब, मतलब क्या पैकेज चल रहा है आफ्टर एमबीबीएस। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली 2 तरीके की जॉब होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक होती है परमानेंट। यूजुअली परमानेंट के केस में आप अपना क्लिनिक खोल ही नहीं सकते, तो उसमें आपको जो सैलरी मिलती है वो लगभग 1 लाख से 1.5-2 लाख तक मिलती है सैलरी, ज़्यादा नहीं मिलती। 2 लाख भी मैं बहुत हाइयर एंड बता रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, आर्मी वगैरह, और उसमें भी बहुत रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग हो गई तो। अदरवाइज इतना नहीं है, 1.5 के आसपास ही है सैलरी। ठीक है, अगर मैं जेआरशिप की बात करूं तो अगेन जेआरशिप में 50 to 80 के, किसी कॉलेज में लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ इन हैंड, आपकी पॉकेट में कितना पैसा आता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी आपको सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आफ्टर डूइंग एमबीबीएस यू कैन अर्न 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ बाई जॉब, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि कम से कम 4-5 साल चाहिए इस लेवल पे पहुंचने में, और आजकल कंपटीशन इतना हाई है तो पहुंच नहीं पाते। अब आते हैं कि आपने चलो एमडी कर लिया, एमएस कर लिया, है ना,
क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट अभी बने नहीं हो, अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना है या न्यूरोलॉजिस्ट बने नहीं हो अभी ये स्पेशलिटी है, ठीक है ना। एमडी कर लोगे तो ठीक है, ये एक स्पेशलिटी हो गई। उसके बाद आप सुपर स्पेशलिटी करोगे, डीएम वगैरह बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, या फिर उसके बाद एमएस करने के बाद डीएम करोगे, फिर कार्डियोलॉजी करोगे, उसके बाद मतलब असिस्ट कराओगे केसेस, देन तब जाके तो मतलब उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ एमएस के बाद की सैलरी की या एमडी के बाद की सैलरी की। तो अगेन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, 1.5 से 2 लाख मैक्स, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 2 लाख भी नहीं होता, मीडियन जो सैलरी रहती है लगभग 1.30, 1.50, 1.60 ऐसे रहता है सैलरी, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। अगर जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए होता क्या है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई उनको रियलिटी पता होना यार। वो रियलिटी जाने में ना कूद जाते हैं, उनको लगता है पैसा ही पैसा है, या फिर उनको लगता है अरे यार पैसा ही नहीं है। तो दोनों कंडीशन में चीज़ें। तो आफ्टर एमडी या एमएस जो एवरेज सैलरी रहती है एज अ फ्रेशर इन गवर्नमेंट सेक्टर, वो लगभग 1 से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में वेरी करता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। 2 लाख तो बहुत हाइयर एंड हो गया, ठीक है। 1-2 मतलब 1 से 1,20,000 से आप मान सकते हो 1,60 के बीच आपको सैलरी मिलेगी, जो हर साल बढ़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अगेन थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। थोड़ा सा गेम इसलिए चेंज हो जाता है कि यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, या फिर आप काम कर सकते हो कॉर्पोरेट की तरह 9 to 6। मान लो आपने सोच लिया भाई मुझे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहना है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल आइडियली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं किसी एक हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ना उनका टाई अप होता है कि भाई अगर आपके अंडर इतने पेशेंट एडमिट हैं तो आपको कुछ कमीशन भी देंगे, सैलरी तो अलग से देंगे। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है। तो शुरू में बहुत सारे ये भी मिथ है, लोगों को लगता है कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख इजीली कमा सकते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है। ऐसा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सैलरी मिलती है प्लेन, वो मिलती है 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में, जो कि इंक्रीज़ होती है, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो या शेयरिंग बेसिस पे कर सकते हो। तो शेयरिंग बेसिस में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, और यूजुअली जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे प्लेन सैलरी मिलती है। और जो ऑपरेट करते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, जो टॉप के होते हैं इंडिया के, वो यूजुअली फ्रीलांसर्स होते हैं। मतलब वो किसी एक के साथ एसोसिएट नहीं है, या फिर एसोसिएट होते हैं तो मतलब काफ़ी मोटी फीस लेते हैं वो। फॉर एग्जांपल कि कोई न्यूरो सर्जन बन गया, अब मैक्स हॉस्पिटल ने उसको टाई अप किया, बात की कि भाई आप ना मैक्स में ही करोगे सारा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मैक्स हैं आपका टाई अप इतना में ही होगा। तो बोलेगा मेरा तो नुकसान हो जाएगा, भाई बाकी हॉस्पिटल में भी जाता। तो उनको फिर जो है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। और मतलब 4 साल 5 साल के लिए बॉन्ड बनाया जाता है, जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हो क्रिकेटर के साथ होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेवल हो गया। अब इसमें आता है फ्रीलैंसिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा एमडी है ना। अब एमडी है, उसने एक क्लिनिक अपना खोल लिया, 2-3 हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 घंटे मैं यहाँ बैठूंगा, जो भी इनकम आएगी मेरी या जो भी मेरे थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट होगा वो मेरा पेशेंट होगा और मैं देखूंगा उसको, और जो ओपीडी आएगी उसमें से कुछ, जो भी इनकम मैं कमाऊंगा उसमें से कुछ शेयर तुम्हारा होगा। तो अगर इसकी बात करें फ्रीलैंसिंग में, तो भाई फ्रीलैंसिंग में बहुत समय लगता है, कम से कम 2-3 साल लगता है पूरा सेट होने में किसी भी एक इंडिविजुअल को, ठीक है। तो यूजुअली लोग जॉब प्रेफर करते हैं, एक जॉब और एक साथ में एक क्लिनिक, ठीक है। तो ये मान लो कि इतनी सैलरी है, और अगले आफ्टर डूइंग एमबीबीएस अगले 3 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर जॉब के भरोसे रहे तो 2 लाख तक सैलरी पहुंचेगी, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगी। वेयर एज आफ्टर डूइंग एमडी और एमएस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 3 साल में लगभग 3 लाख के आसपास आप कमा सकते हो महीने के, है ना। लेकिन वो भी क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल 3 लाख इज़ नॉट मतलब ऐसा कुछ नंबर नहीं है कि जो अचीव नहीं किया जा सकता, बड़े प्यार से अचीव कर सकते हो। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे करियर में, वैसे वैसे आपका पैसा जो है बढ़ता रहेगा, पर आवर रेवेन्यू जो है आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन इनिशियल डेज में यही इनकम होती है। अगर कोई
सहमत है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करे। कोई अगर मेरे से सहमत नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करे क्यों सहमत नहीं है भाई। ये है MBBS MD का रियल इनकम, है ना। इससे ज़्यादा वो मिथ है जो लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर डूइंग MD 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आफ्टर डूइंग फॉर एग्जाम्पल MBBS कोई मतलब कि 7-8 लाख रुपए महीना कमाते, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये है रियलिटी। आई होप आपको ये रियल सिनेरियो पता लग गया होगा। एंड प्लीज़ अगर अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।